तो हमें क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करना था। Solid sodium iodide reacts with concentrated sulfuric acid to form more than one products that contain sulfur. What is the lowest oxidation number of the sulfur in these products? सोडियम आयोडाइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमने सिलेबस में पढ़ा है देयर आर 3 डिफरेंट रिएक्शंस। एक में सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है? सल्फर फॉर्म होता है। और क्या पॉसिबिलिटी है? H2S फॉर्म होता है, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड। अब उन्होंने पूछा जिसमें सल्फर का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो अगर हम इन तीनों पे वर्कआउट करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा और 2 ऑक्सीजन है विच मेक्स इट -4, तो सल्फर पे +4 चार्ज आएगा। यहाँ पे सल्फर पे 0 चार्ज होगा और यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो -2 चार्ज होगा। तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? H2S में -2 है, तो इट मींस A इज आवर करेक्ट आंसर। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? Yes. Okay. Question number 18. Which statement for the elements in period 3 and group 13 of the periodic table? Period 3 और group 13 की बात हो रही है। It has the highest melting point of the elements in its period. तो क्या ये बात सही है? अगर हम periodic table देखें तो group 13 में period 3 और ग्रुप 13 हमारा कौन सा एलिमेंट है? एल्यूमिनियम। तो अगर हम पीरियड 3 की बात करें तो होल पीरियड 3 में सबसे हाईएस्ट जो है वो किसका होता है? सिलिकॉन का होता है, ठीक है। तो इट मींस हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये बात क्लियर है सबको? Yes. It has exactly 1 electron in its shell with a principal quantum number 3. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में अगर पीरियड 3 है और ग्रुप 13 है तो उसके 3s2 और 3p1, तो टोटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 s में 3 के और एक p में 3 के, तो b भी रॉन्ग है। ये बात क्लियर है सबको? Yes. It forms an oxide that reacts with aqueous sodium hydroxide. तो हमने देखा कि ग्रुप 13 और पीरियड 3 का एलिमेंट एल्यूमिनियम है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है तो वो Al2O3 फॉर्म करता है और Al2O3 एम्फोटेरिक होता है तो वो NaOH से रिएक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट को कंफर्म करें तो इट फॉर्म्स अ क्लोराइड दैट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये बात भी रॉन्ग है क्योंकि जब वाटर में एल्युमिनियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है तो HCl बनता है, सॉल्यूशन एसिडिक होता है। तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया एंड आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? Yes. Yes. ओके। Question number 19. A student reacts 0.100 mole of each sodium, magnesium, and phosphorus atom separately with an excess oxygen. Which row is correct? Okay, तो ये कह रहे हैं कि सोडियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया
तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड, अगर इक्वेशन बैलेंस करने जाएं तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे हाफ आएगा। देन अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो व्हाट वी विल गेट, MgO, और यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हाफ आएगा। फिर फास्फोरस को अगर रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से, फास्फोरस इज P4, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म P4O10, तो यानी कि यहाँ पे 5 आएगा। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके, नाउ दे हैव गिवन सोडियम, अगर हम 0.11 मोल से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम के 3.10 ग्राम्स मास फॉर्म होगा सोडियम ऑक्साइड का। तो अगर हम Na और Na2O का रेशियो लें, और हमें गिवन क्या है, उन्होंने मोल्स गिवन है और क्या गिवन है, ऑक्साइड के मास गिवन है। तो ये जो मैं रेशियो लूंगा, ये मैं एलिमेंट्स के लिए एलिमेंट्स के मोल्स का रेशियो लूंगा उनके ऑक्साइड्स के मास से। तो अगर मैं वैसे देखूं इक्वेशन में, तो सोडियम ऑक्साइड के कितने मोल्स यूज, सोडियम के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? 2. 2। सो इट मींस 2 मोल से 1 मोल सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, और 1 मोल का मास उसके एमआर के इक्वल होता है। तो सोडियम ऑक्साइड का एमआर क्या होगा, 23 + 23 46, 46 एंड 16, देखें चेक करें, 62 आएगा। Yes. तो अगर 0.100 मोल्स होंगे तो ये कितना बनना चाहिए, जरा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके कोई मुझे बताए। 0.100, 3.1. सॉरी 3.1 ही आ रही है। Yes. सो इट मींस आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो मैं डी ऑप्शन को रॉन्ग कर सकता हूँ। Sir, ये 62 AR है। एमआर है, यस। सोडियम का 23 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो Na2O का आप ऐड कर लें। जी, ये क्लियर है सबको? तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमारी करेक्ट है तो हमारे पास डी रॉन्ग हो जाएगा। ये बात भी क्लियर है? Yes. ओके, अब अगर मैं मोल्स और मास का किसका रेशियो लेके चेक करूं, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, राइट? सो मैग्नीशियम के 1 मोल यूज हो रहे हैं इक्वेशन में, और उसका 1 मोल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MR 40 होगा, क्योंकि Mg का MAR 24 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, तो अगर 0.01 मोल्स यूज होंगे तो ये x बनना चाहिए, तो ये भी देखें 4.03 आएगा आई थिंक आंसर। सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये बात क्लियर है सबको? Yes. तो इट मींस अगर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड को उन्होंने सी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, एक मिनट रुकें, मैग्नीशियम का, सॉरी, हाँ मुझे याद आ गया, 24.3 है। तो अगर 24.3 है, ठीक है, तो 4.03 ही आएगा, 40.3 हो जाएगा। सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में 2 नहीं गिवन। ये बात क्लियर है? जी, ये सबको क्लियर है? Yes. Yes.
ओके, तो हमें अब दो ऑप्शंस बचे ए एंड बी, तो हमें थर्ड को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम थर्ड को चेक करें तो थर्ड वन इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का अगर आप ए आर देखें तो क्या है, 31 है। सही है, तो अगर मैं फॉस्फोरस की वर्किंग कहाँ पे करूं, यहाँ पे कर लेते हैं। फॉस्फोरस के मोल्स और फॉस्फोरस ऑक्साइड का मास, तो P4 है, तो P4 का मतलब क्या है, 31 times 4 which means 124। नहीं सॉरी, मुझे तो यहाँ पे मोल्स लेने, तो 1 मोल से P4O10 का 1 मोल बन रहा है। P4O10 का MR कैलकुलेट करें, क्या है 31 times 4 plus 16 times 10, 160 and 124, 284 आ रहा है। Yes. सही है, तो अगर 0.01 मोल्स होंगे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। 2.8. 2.8, तो ये तो करेक्ट नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट जरा रुकें। अच्छा, एक मिनट। फॉस्फोरस का उन्होंने हमें क्या बताया था, कितने मोल्स हैं, 0.01 मोल्स हैं। ओके, और हमने ये वर्किंग की कि P4O10 बन रहा है। एक दफा जरा MR इसका फिर कैलकुलेट करें, क्या आ रहा है। 284. 284, और अगर 0.01 है तो x, और x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2.84। अच्छा, एक और कैलकुलेशन करें। अगर हम P अज्यूम करते हैं और P4O10 फॉर्म होता है, एंड हियर वी हैव अ 4, so 4 is to 284, so 0.01 is to x, so x is equals to, अब देखें क्या आ रहा है, 0.7. 0.7 और 7.01। No, 0.71. मैंने मोल सही लिए हैं। 0.1 है, नॉट 0.01। जी, अब देखें
So I think we are getting 7.01. Yes. ठीक है, तो अब जरा इस बात को समझ लें। फॉस्फोरस वैसे तो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट इधर उन्होंने हमें फॉस्फोरस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है कि उसकी फॉर्म कैसी है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको P4 नहीं लेंगे, बल्कि 4 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस कंसिडर करेंगे। जिस तरह हम डायटोमिक को हमेशा डायटोमिक एज्यूम करते हैं, अगर फॉस्फोरस या सल्फर के लिए मेंशन नहीं होगा तो हम उन्हें नॉर्मल फॉस्फोरस P और सल्फर को S लेंगे, P4 या S8 नहीं लेंगे। तो हमें 4 मोल्स से रिएक्शन हो रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 4:284 एंड 0.100 तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू भी 0.71 ग्राम्स आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड स्टेटमेंट C है, और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और अगर थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? A होगा। इस पार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। No. ओके, क्वेश्चन नंबर 20। A mixture contains magnesium carbonate MgCO3 and barium carbonate BaCO3. A sample of this mixture is dissolved in nitric acid to produce a solution. How could this solution be processed into magnesium compound and a separate barium compound? अच्छा, इसके लिए आपको solubilities याद होनी चाहिए, ठीक है? और उन solubilities की बेसिस पे हम जो है इसको इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हमें आपको ट्रेंड याद हो तो ग्रुप 2 सल्फेट्स की solubility डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। इट मींस कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्योंकि टॉप पे है ग्रुप में, अगर आप ग्रुप 2 देखेंगे तो आपको पता चलेगा फर्स्ट वी हैव बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम, और बेरियम सब बॉटम पर है। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म होगा सॉल्यूशन में तो वो एक्वस फॉर्म में होगा, और अगर बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा सॉल्यूशन में तो वो सॉलिड होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes. ओके, तो अब आ जाएं कि स्टेटमेंट्स पे। वो क्या कह रहे हैं? ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल्टर ऑफ सॉलिड बेरियम क्लोराइड। तो याद रखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम ऐड करेंगे तो बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड बनेंगे, बट बोथ आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है? मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म होगा और बेरियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म होगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल्टर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड, तो जैसे कि हमने बात की दोनों वाटर सॉल्युबल होंगे, दोनों एक्वस होंगे, तो बी भी रॉन्ग हो गया। ये बात क्लियर है सबको? Yes. ऐड सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फिल्टर ऑफ बेरियम सल्फेट, जी ये बात सही है क्योंकि बेरियम सल्फेट मैंने आपको बताया था सॉलिड होता है। ऐड सल्फ्यूरिक एसिड फिल्टर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल होता है, एक्वस फॉर्म में होगा, तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो हमारे पास सिर्फ सी ऑप्शन बच रहा है, तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes.
Okay. Question number 21. A sample of magnesium nitrate is heated in the apparatus shown. Okay. The pH of the solution in the trough is measured. The gas collected is tested with a glowing splint. What are the results? अच्छा जी. अगर हम मैग्नीशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं, जिस तरह उन्होंने बोला हीट कर रहे हैं, तो जी प्रोडक्ट्स क्या क्या बनती हैं, कोई मुझे बताएगा? Nitrogen oxide, oxygen, और we get three things. magnesium oxide. Magnesium oxide, 2 moles of nitrogen dioxide and half mole of oxygen. ठीक है. तो आपके पास ये जो फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म हो रहा है, बट वो, तो इसका मतलब है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यहीं पे बचेगा और हमारे पास इस जगह पे क्या क्या आएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ये बात क्लियर है सबको? Yes. ओके. तो सॉल्यूशन की पीएच क्या होनी चाहिए? Alkaline Why? because of nitrogen oxide. Okay. Nitrogen oxide is a non-metal oxide. Yes. And non-metal oxides are acidic. So if they are acidic, it means pH must be lower than 2. Oh, sorry. Lower than 7. So I can mark A and C wrong. ये बात clear है? Yes. Now, what happens when glowing splint interact with the oxygen? It relights the glowing splint, and here in the D option they say that it extinguished. So D is wrong, and we are left with only B. So B is our correct answer. Is this clear? Yes. सर मैग्नीशियम ऑक्साइड टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा वो जी, क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड है और हम हीट कर रहे हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन में जाएगा ही नहीं. अगर हाँ वो सॉल्यूशन में जाता तो वो हाइड्रोक्साइड्स बनाता, जिसकी वजह से सॉल्यूशन अल्कलाइन होता. क्लियर है सबको? So what is splint test? स्प्लिंट टेस्ट बेसिकली ग्लोइंग स्प्लिंट. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए हम स्प्लिंट टेस्ट करते हैं. इफ यू रिकॉल, we studied this from IGCSE and O levels.
कि स्प्लिंट या मैच टेस्ट होता है कि अगर हम बर्निंग मैच जो है इंट्रोड्यूस करवाएं हाइड्रोजन गैस में, तो वो पॉप साउंड के साथ जो है पॉप साउंड क्रिएट करती है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन में ग्लोइंग स्प्लिंट या ग्लोइंग मैच इंट्रोड्यूस करें तो वो रीलाइट हो जाती है, ठीक है। Okay, sir. अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। Question number 22. The results of tests performed on a white crystalline solid X are given in the table. Okay. X is gently heated, X sublimes. Okay. ये एक important है कि on gentle heating sublime हो रहा है। X is shaken with H2O, a colorless solution Y forms. Okay. X formed with NaOH, a gas is given off. NaOH क्या है? बेस है। और रिकॉल करें, हमने बात की थी पहले भी कि जब भी बेस को हम हीट करते हैं, बेस के साथ किसी भी चीज को हीट करते हैं, तो नॉर्मली जो गैस प्रोड्यूस होती है वो अमोनिया होती है। और ये अमोनिया क्यों बनती है? क्योंकि उस सब्सटेंस में अमोनियम आयन प्रेजेंट होता है। ये बात क्लियर है सबको? Yes. सो इट मींस इसी के यहाँ पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ए और बी रॉन्ग हो गए, because A and B both doesn't have ammonium, they have aluminium. Is it clear? Yes. Acha. Silver nitrate is added to Y, a white precipitate Z forms, is shaken with ammonia and a colorless solution forms. तो ये दोनों टेस्ट किसकी प्रेजेंस बता रहे हैं? सोल्यूशन में क्लोराइड की बता रहे हैं। तो इट मींस सी भी रॉन्ग हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद द डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी को इसमें कोई बात पूछनी है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछ लें। सर वैसे ये रिएक्शंस ग्रुप 17 के हैं? ग्रुप जी हाँ, ये 17 रिएक्शन ग्रुप 17 के हैं, बिल्कुल। दीज आर इन ग्रुप 17। दिस एक्चुअली दीज आर इन ग्रुप 17। यस सर एमसीक्यू पेपर के लिए कौन सा चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है? बेटा एमसीक्यूज पेपर के लिए देखा जाए तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कोई भी उठा के देख लें। हाँ, अगर मैं फर्दर सेपरेशन की बात करूं तो आपको ऑन एवरेज 15 एमसीक्यूज ऑर्गेनिक से मिलेंगे, ओके सर। ठीक है। और उसके अलावा कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, इवन मोल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, ग्रुप 17, ग्रुप 2। मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ना, उससे एक देखें, या दो आते हैं। हाँ, एक या दो एमसीक्यूज आते हैं। सर उसके एमसीक्यू हमसे सॉल्व ही नहीं होते। तो अगर ऐसा है कि वो सॉल्व नहीं होते, देखें, एक तो सबसे पहला तरीका ये कि हमेशा आप किसी भी एमसीक्यू पे इनिशियली टाइम स्पेंड ना करें। जो हो रहा है हो जाए, जो नहीं हो रहा अगले पे मूव हो जाए। और मोल्स को तो आई सजेस्ट कि जिन जिन को मोल्स में मुश्किल होती है वो मोल्स की क्वेश्चन को पढ़ें भी ना इनिशियली, आप पहले सारे कर लें ताकि आपके बाकी पूरे मार्क्स तो सिक्योर हों, ओके सर। ठीक है। सर मुझे लग रहा है मुझे सब कुछ भूल गया। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहें। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सिलिकॉन। और दूसरा तरीका ये है कि भाई देखिए, हमेशा याद रखें जब भी एमसीक्यूज करें तो हमेशा फर्स्ट जो है करेक्ट ना ढूंढें, हमेशा फर्स्ट रॉन्ग ढूंढें, जिस तरह मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उससे समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको करेक्ट नहीं पता होता बट आपको रॉन्ग पता है, तो आप 3 एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपके पास एंड यू आर लेफ्ट विद द करेक्ट आंसर ओनली। तो हमेशा अपने कॉन्सेप्ट से रॉन्ग को आइडेंटिफाई करें सबसे पहले। सिलिकॉन इज हीटेड इन एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन producing compound J. It means they are talking about a silicon reacting with the chlorine and we are getting J. ये बात clear है सबको? यस An Yes. excess of water is added to a sample of J produced. Okay. Which row is correct? Okay. What do you think about J? What is J? J क्या होना चाहिए? सिलिकॉन क्लोराइड। सिलिकॉन क्लोराइड क्या फॉर्मूला होगा? ग्रुप 4 का है सिलिकॉन तो SiCl4। अच्छा, अब अगर SiCl4
क्या वाटर से रिएक्ट करेगा? जी No. करेगा। आप इसको पीरियड 3 के रिएक्शंस में देख सकते हैं। SiCl4 इज एक्चुअली अ सिंपल मॉलिक्यूलर और ये वाटर से रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है सिलिकॉन ऑक्साइड के अलोंग विद HCl. This reaction occur. Yes. So it means when we talk about J, अगर J वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो J is basically simple molecular. ठीक है, SiCl4 क्या हो गया? सिंपल मॉलिक्यूलर हो गया और इस बेसिस पे मैं A और B को रॉन्ग कर दूंगा। ये बात क्लियर? Yes. अब बताएं नेक्स्ट कौन सा रॉन्ग है? C. C is wrong क्योंकि HCl प्रोड्यूस हो रहा है। So it means D is my correct answer. Is it clear to everyone? Yes. सर वैसे एल्युमिनियम और सिलिकॉन वाटर से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उनके क्लोराइड और ऑक्साइड्स होते हैं। देखें, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते ओके सर। नॉर्मल कंडीशंस में, मगर इनके क्लोराइड्स करते हैं। ओके। Now question number 24. In a catalytic converter, 5.6 gram of carbon monoxide reacts with an excess of nitrogen monoxide. Okay, यानी कि वो कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन? तो नॉर्मली कैटालिटिक कन्वर्टर में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और नाइट्रोजन फॉर्म हो जाता है। ये बात क्लियर है सबको? यस। ओके, अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 5.6 ग्राम्स है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों कितने कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है? नो। तो कैसे करेंगे बैलेंस? नाइट्रोजन के साथ हाफ। बेटा इधर नाइट्रोजन 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा। यस। ओके, जब 2 लगाऊंगा और यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो देखें अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। यस। ओके, तो अब अगर हम आगे बात करें तो हमें रेशो क्या मिल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का 2:2:1 फ्रॉम द इक्वेशन।
There are 2 moles of carbon monoxide, 2 moles of carbon dioxide or nitrogen. जी ये बात क्लियर है? यस। ओके तो अब मुझे बता सकते हैं कि अगर 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कितना मास होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का? कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर आप AR निकालें तो इट इज 28 बिकॉज कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 एंड वी नो नाइट्रोजन इज 14, राइट? तो 28 और 2 मोल्स हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 टाइम्स 28 और ये क्या होगा 2 टाइम्स 44 और ये क्या होगा 28। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा अब अगर आप इसको मैं सॉल्व ही कर लूं तो ये बन जाएगा 56, 88 और ये तो 28 है। ये भी क्लियर है? यस सर ये आपने MR फाइंड किया? जी हाँ MR फाइंड किया और नंबर ऑफ मोल्स 2 थे ना तो इसलिए हमने उस MR को टाइम्स 2 कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ओके। ठीक है तो अब देखें यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना दिया हुआ है 5.6। तो ये देखें इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको सिंपली ये कर सकता हूँ। ये देखें ये विदाउट कैलकुलेटर भी हो रहा है। फाइव 5.6 ग्राम अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड 8.8 बनेगा और नाइट्रोजन 2.8 बनेगा। हुआ क्या कि इसमें एक डेसिमल लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ तो इन दोनों में भी वही डेसिमल लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? यस। सर ये तो बाय चांस हुआ है ना, लेकिन अगर हमें कोई और वैल्यूज दी गई हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व तो करेंगे? फिर देखें उस केस में तो आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा ऑब्वियसली और आपको जो है दोनों को अलग अलग रेशो लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह आपने ये रेशो इक्वेशन से बनाया तो आप इसे 5.6:x कर लें और इसी तरह नाइट्रोजन के लिए भी अलग से रेशो लेना पड़ेगा कि 56:28। तो अगर 5.6 यूज हो रहा है तो ये x बनेगा तो दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ठीक है अगर रेशो अलग हो और वो कैलकुलेटर से ना और विदाउट कैलकुलेटर इस तरह ना हो रहा हो सिंपल वैल्यूज ना हो जिस तरह यहाँ पे इन्होंने आपको दी हैं तब। ठीक है जी क्लियर है सबको? सर ये जो डेसिमल शिफ्ट किया है ये इम्पोर्टेंट है करना? देखें ये मैंने क्यों किए हैं यहां तक क्लियर है ये बताएं पहले। यस। अच्छा क्वेश्चन में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना मास दिया हुआ था 5.6। तो अगर वो देखें तो एग्जैक्टली जो उसका मास इक्वेशन में यूज हुआ है बैलेंस इक्वेशन में उस वही है बस डेसिमल शिफ्ट हुआ है राइट। यस। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का भी डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा अगर मैं 5.6 को यूज करूंगा तो। ओके सर। और अगर आप फिर ऑप्शंस देखें तो ये हमें डी ऑप्शन में यही दोनों वैल्यूज मिल रही हैं तो डी करेक्ट है। सर व्हाट इफ हम लोग 5.6 को मोल्स में कन्वर्ट करके उसके बाद फिर रेशो मेथड यूज तो करें? वो तो बहुत ही लंबा हो जाता ना क्योंकि आपको ये भी मास में गिवन है जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मास में गिवन है ना तो इसीलिए हमने डायरेक्ट मास मास रेशो ले लिया। ओके सर। ओके सर। ओके और कोई क्वेश्चन किसी को इस क्वेश्चन से रेलेवेंट?
क्वेश्चन नंबर 25 जी, सर किसी फिर को से कुछ और बता पूछ रहे हैं, जी, फिर से बता रहे हैं। क्या चीज? ये रेशियो मेथड, अगर इस तरह का कोई और क्वेश्चन हो तो फिर हम ये सिमिलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं मेथड? इससे बता दूं? ये समझ आ गया था सर। अच्छा, एक काम करते हैं फिर, मतलब आप दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन हो, देन इस तरह का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस तरह से रेशियो निकाली है? देखें, वो डिपेंड करेगा गिवन क्वांटिटीज पे। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? मास, और ऑप्शंस में भी आपको मास दिया हुआ है। ये बात सही है? यस। तो इसका मतलब है कि जो आप रेशो लेंगी वो किसके लिए बिटवीन लेंगी? मास और मास के बिटवीन ही लेंगी, ठीक है? यस। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड के डेसीमीटर क्यूब्स दिए हुए होते और यहाँ पे इन दोनों के मोल्स दिए हुए होते, तो फिर हमारा रेशो किसके बिटवीन बनता? वॉल्यूम एंड मोल्स के बिटवीन। यस। तो जो क्वांटिटीज गिवन हैं, हम उन्हीं क्वांटिटीज का रेशो लेंगे डायरेक्ट। ओके सर। ये बात क्लियर हो गई? यस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, which reaction mixture produces an acidic gas? अच्छा, अब देखें, एसिडिक गैस का मतलब क्या है कि एसिडिक गैस नॉर्मली क्या होगी? या तो एसिड इटसेल्फ एज अ गैस हो, या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड हो, एक्सेप्ट यस, कौन से नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नहीं होते? कार्बन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर H2O। इन तीनों के अलावा कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड होगा तो वो सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक होंगे, ठीक है? अब आ जाइए ए ऑप्शन पे, एक्वस अमोनियम नाइट्रेट एंड सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बेस है, और यस। किससे रिएक्ट कर रही है? अमोनियम से। तो फॉर्म क्या होगा इस रिएक्शन में? अमोनिया गैस, और अमोनिया गैस हमें पता है बेसिक होती है, तो इसलिए ए रॉन्ग हो गया। ये बात क्लियर है? यस। जी, सबको क्लियर है? कैल्शियम, व्हाट इज कैल्शियम? अ मेटल, एंड इट इज रिएक्टिंग विद अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होती हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ न्यूट्रल गैस, सो बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ये बात भी क्लियर है सबको? यस। पोटेशियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, जब भी हम पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या किसी और क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन जो है इसको डिस्प्लेस कर देता है और HCl एज अ गैस फॉर्म होती है। तो इट मींस आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट। और डी ऑप्शन जिसमें मेटल ऑक्साइड और वाटर मिक्स कर रहे हैं तो इसमें तो कोई गैस ही नहीं बनती, तो डी भी रॉन्ग हो गया। सर जैसे आपने ऊपर लिखा है कि मेटल एंड एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाता है, तो सी ऑप्शन में इसमें भी सॉल्ट एंड एसिड है, तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन क्यों नहीं बनाएगा? बेटा यहाँ पे सॉल्ट है, वहां पे आपके पास क्या था? यहाँ पे एसिड तो है, बट एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है? मेटल से रिएक्ट नहीं कर रहा, सॉल्ट से कर रहा है, राइट? यस सर। तो इसीलिए वहां पे तो मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहे थे ना, एसिड सॉल्ट से थोड़ी रिएक्ट कर रहा था बी में। ठीक है सर, समझ आ गई।
ओके (26) अब देखें 26 से 40 ये सारे 15 एमसीक्यूज आपको हमेशा ऑर्गेनिक के ही मिलेंगे। इथेनॉल कैन बी यूज टू मेक प्रोपेन नाइट्राइल इन 2 स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि जो अल्कोहल है वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो रहा है और फिर अल्काइल हैलाइड पे जगह नाइट्राइल बन रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes. अच्छा, नीचे टाइप ऑफ रिएक्शंस पूछा हुआ है, तो OH की जगह ब्रोमीन आ रहा है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इट मींस A and B आर रॉन्ग। ठीक है, और ब्रोमीन की जगह CN आ रहा है। दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, so it means D is also wrong, so our correct answer is C. Is this clear? यस Yes. Okay. (27) Which compound will react with LiAlH4 to form 2 optical isomers? अच्छा जी, LiAlH4 बेसिकली क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी उस प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में कायरल सेंटर हुआ तो आपके पास 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। ये बात भी क्लियर है सबको? Yes. यस अच्छा, फर्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? कीटोन कीटोन, और कीटोन रिड्यूस होके क्या बनाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर मैं यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बनाऊं तो ये मेरे फर्स्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, और अगर यहाँ से जब अल्कोहल बनेगा तो होता क्या है कि डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है, एक H इससे बॉन्ड हो जाता है और एक H इससे बॉन्ड हो जाता है। ये बात क्लियर है सबको? यस तो अब अगर आप इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन सेकेंड कायरल कार्बन बन रहा है या नहीं? यस It's a chiral carbon because one side we have methyl, second side we have hydrogen, third side we have ethyl, and on fourth side we have hydroxide. So yes, A is our answer. Is it clear to everyone? अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें। जी, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। नो सर Okay. Now question number 28. How many esters have the molecular formula C4H8O2? ये मुझे कौन बताएगा आंसर? जी, टू सर 5 एक ने कहा है 2 और एक ने कहा है 5। ओके, अच्छा, ईस्टर आप सबको पता है होता क्या है? यस सर मैंने ईस्टर नहीं पढ़ा था, सॉरी। अच्छा, देखें, ईस्टर की पहले तो कंडीशन समझ लें कि ईस्टर होता क्या है। देयर इज अ दिस स्ट्रक्चर और इसके इस साइड पे कार्बन हो, और इस C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के साथ कार्बन
की चेन भी हो सकती है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, बट इस ऑक्सीजन के एक साइड पे C डबल बॉन्ड हो और दूसरी साइड पे कार्बन चेन होना चाहिए, तो देन इट इज अ ईस्टर। ये बात क्लियर है सबको? यस। यस। अच्छा, अब अगर मैं अज्यूम करूं पहला ईस्टर के यहाँ पे H है, तो रिमेनिंग मेरे पास कितने हाइड कार्बन प्लेस करने के लिए बचे? 3। तो 1 2 3, तो ये एक ईस्टर हो गया। इसका फॉर्मूला यही बनेगा C4H8O2। ये बात क्लियर है सबको? यस। अच्छा, अब जो 3 कार्बन की चेन है, मैं उसको ब्रांच बना सकता हूं। अगर मैं सेकंड कार्बन को ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दूं तो हमारा एक कार्बन ब्रांच बन जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया विद C4H8O2, ये मेरा सेकंड स्ट्रक्चर बन गया विद C4H8O2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। अच्छा, पर हम ये डबल बॉन्ड को तो नहीं मूव कर सकते ना अलोंग द चेन के, मतलब नहीं, ये भी पोजीशन हम नहीं हो सकता ये। नहीं, इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है अनलेस के ये दोनों इंटैक्ट रहें। मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, आपका ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहना चाहिए। तो इसका मतलब है ये तो 2 बन गए। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं एक कार्बन को इस साइड पे ले आऊं। ये बात क्लियर है? पहले मैंने 3 कार्बन ऑक्सीजन के एक साइड पे प्लेस किए थे, अब मैंने उनमें से एक कार्बन को C डबल बॉन्ड O के साथ प्लेस कर दिया। इज इट क्लियर? यस। यस। देन अब मैंने एक और कार्बन को इस साइड पे प्लेस कर दिया। ये भी क्लियर है? यस। क्या मैं अब नेक्स्ट कार्बन को, इस वाले कार्बन को हिला सकता हूं यहां से? जी, जी, क्या मैं इस कार्बन को मूव कर सकता हूं? नो। नहीं कर सकता, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट ही ये डिस्कस की है कि देयर मस्ट बी अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड दैट कार्बन इज बॉन्डेड टू वन ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन इज फर्दर बॉन्डेड टू अ कार्बन। तो ये कार्बन तो मूव नहीं हो सकता। तो जितने मूव करने थे हमने कर लिए। तो अब देखिए हमारे पास पॉसिबल कितने स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं? 4। 4। So it means our correct answer is C. Is this clear to everyone? यस। यस। Okay. Carbon monoxide CO, nitrogen dioxide NO2 and sulfur dioxide are all atmospheric pollutants. Which reactions occur in the atmosphere? Carbon monoxide is spontaneously oxidized to CO2. क्या ऐसा होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट हो जाती है? नो। क्यों? सर ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट है, तो ये पॉल्यूटेंट है? कैटालिटिक कन्वर्टर्स में यूज। नहीं, कैटालिटिक कन्वर्टर से तो होता है, मगर उसके अलावा ये एटमॉस्फेयर में भी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैटालिटिक कन्वर्टर तो अब यूज होना शुरू हुए हैं, ठीक है? अदरवाइज तो आपके पास एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बहुत हाई होता। बट अगर आप एटमॉस्फेयर में देखें तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ हाईली रिएक्टिव है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। सो अवर ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, अब अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये कह रहे हैं कि NO2 NO में कन्वर्ट होगी SO2 की वजह से, तो ये बात रॉन्ग है। ऐसा रिएक्शन नहीं होता। NO2 NO में कन्वर्ट होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ये रिएक्शन भी नहीं होता। फर्दर वो कह रहे हैं कि SO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है SO3 में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ये रिएक्शन भी नहीं होता। हाँ, ये रिएक्शन एटमॉस्फेयर में होता है, मगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता, बल्कि
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन को कैटलाइज करती है एटमॉस्फेयर में और SO2 को SO3 में कन्वर्ट करती है, तो ये पॉसिबल रिएक्शन है, मगर ये रिएक्शन ने आपको यहाँ पे नहीं दिया है, तो डी, सी और बी ये तीनों रॉन्ग होंगे और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इज इट क्लियर? यस। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। सर बी क्यों गलत होएगा? क्योंकि NO अपना ऑक्सीजन SO2 को नहीं देता, वो तो SO2 तो NO तो SO2 को कैटलाइज नहीं करता। आप दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगी? बी ऑप्शन में NO जो है वो SO2 को अपना ऑक्सीजन नहीं देता, बिल्कुल वो देता है, कैटलाइज करता है ना रिएक्शन में, तो वो जी गलत। कैटलाइज करता है, मगर वो वापस NO2 में रिस्टोर तो हो जाता है ना, एज एन NO2 NO एग्जिस्ट नहीं करता। देखें वो ये वाला ही आप कह रिएक्शन रहे है हैं कि वो ऑक्सीजन में NO2 नहीं एग्जिस्ट करता, ये करता है। NO2 एग्जिस्ट करता है, NO एग्जिस्ट नहीं करता। जो आप कह रही है ना, देखें होता क्या है, ये जो रिएक्शन मैंने लास्ट लिखा है, NO2 और SO2 इनिशियली रिएक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में NO फॉर्म होता है और SO3 फॉर्म होता है, ठीक है। बट ये NO फौरन ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वापस NO2 बन जाता है, तो NO तो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है सर। इसीलिए हम उसको एज अ रिएक्शन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो फौरन से NO2 बन जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस। Okay. Now question number 30. Oct1ene can be thermally cracked. Which of the compounds WXYZ can be obtained by the thermal cracking of Oct1ene? जी, इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं? देखें, Oct1ene CnH2n के अकॉर्डिंगली इसका फॉर्मूला क्या होगा? C8H16। जी, अगर यस। हम W, X, Y और Z सबको देखें तो दे ऑल हैव अ लेसर नंबर ऑफ कार्बन्स देन C8H16। यस। सो इट मींस कि जब भी हम C8H16 की कंबस्शन करेंगे तो ये और ये सब फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि क्रैकिंग में ब्रेक डाउन होता है और उस ब्रेक डाउन की वजह से ये चारों कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि ये इन चारों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C8H16 से स्मॉलर है। तो सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 31. Structural isomerism and stereoisomerism should be taken into account when answering this question. How many isomeric alkenes with the formula C5H8 are present in the mixture produced when 1,dibromo pentane is reacted with NaOH in ethanol? Reactant का नाम याद रख लें, क्या है? 1,4-dibromopentane, right? तो 1,4-dibromopentane is 1, 2, 3, 4, 5, and the first and the fourth carbon have a bromine. और बाकी सब जगहों पे क्या प्लेस होंगे? हाइड्रोजन। ये बात क्लियर है? यस। अब अगर मैं इसे इथेनॉलिक NaOH से रिएक्ट करूंगा तो एलिमिनेशन होती है, जिसके रिजल्ट में ये फर्स्ट ब्रोमीन जब रिमूव होगा तो अपने बराबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करेगा। ये बात क्लियर है सबको? यस।
और जब ये वाला ब्रोमीन रिमूव होगा तो ये भी अपने राइट साइड वाले का हम अज्यूम करते हैं कि इसने जो है कार्बन रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगी। ये बात क्लियर है? यस सर। और दूसरी प्रोडक्ट क्या मिल सकती है? यहाँ पे तो डबल बॉन्ड यहीं पे बनेगा, मगर जो फोर्थ वाला कार्बन है वो अब फिफ्थ के बजाय थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेगा जो फोर्थ पे ब्रोमीन लगा हुआ था, और हमें दूसरी प्रोडक्ट ये मिलेगी। ये बात भी क्लियर है? यस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। जी, यहाँ तक अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। नो सर। ओके, अब अगली बात देखें कि उन्होंने, अगर आप वापस क्वेश्चन पे आए तो उन्होंने ये बात बोली थी कि आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे भी फोकस करना है और स्टीरियो आइसोमर्स पे भी फोकस करना है, ठीक है? तो हमारे पास कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने? 2। 2। क्या स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होंगे? नो। आर यू श्योर? यस, बिकॉज सारे कार्बन्स पे सेम ग्रुप्स अटैच है। इट्स ऑल हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए ये सिस ट्रांस नहीं बना सकता। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी सिस ट्रांस नहीं बना सकता। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप है, ये भी सिस ट्रांस नहीं बना सकता। बट ये तो सिस ट्रांस बना सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के राइट साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है और दूसरा ग्रुप CH3 है। डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा पूरा ये ग्रुप है। तो इट मींस Yes. इसका एक सिस भी एग्जिस्ट करेगा और एक ट्रांस भी एग्जिस्ट करेगा, तो 2 आइसोमर्स ये और एक आइसोमर ये, तो टोटल हमें कितने आइसोमर्स मिल रहे हैं? 3 आइसोमर्स मिल रहे हैं। ये बात क्लियर है सबको? Yes. सो द करेक्ट आंसर इज 3। एंड व्हिच क्वेश्चन इट इज? ओके, सो इट मींस C is the correct answer. ये बात क्लियर? Now question number 32. The presence of a halogen in an organic compound may be detected by warming the organic compound with aqueous silver nitrate. Which compound could be quickest to produce precipitate? अगर हम सिल्वर डाल रहे हैं और हेलोजन है तो वो हेलोजन के साथ प्रेसिपिटेट बनाएंगे, तो आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट बनाएगा? वो सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट बनाएगा जिसका कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड सबसे वीक होगा। तो हमने ये ग्रुप 17 में पढ़ा है कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, द एटॉमिक रेडियस, जी गुड, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। तो आयोडीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा वीकर होगा और आयोडीन सी में है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा और बाकी सारे रॉन्ग होंगे। ये बात क्लियर है सबको? सर लेकिन फ्लोरीन का सबसे स्ट्रांग है, तो हम्म, ये इसको प्रिवेंट नहीं करेगा ब्रेकिंग से। तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और आयोडीन उसके साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा। ओके सर। ये बात क्लियर है सबको? Yes. ओके,
अच्छा अब देखें, ये एक और शायद मोल से ही रिलेटेड है, अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। 17.6 ग्राम ऑफ पेंटेन 1 ऑल इज कंप्लीटली कंबस्टेड। Which volume of gaseous product is formed when measured at STP, standard temperature pressure? अच्छा, पेंटानॉल क्या फॉर्मूला होगा? Yes, can anybody tell me the formula? C5H12O। ठीक है, जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2O। Combusted means ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, we are going to get carbon dioxide and water। ओके, 5 कार्बन एटम्स हैं तो 5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 12 हाइड्रोजन हैं तो 6 वाटर बनेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 है, विच गिव्स मी 16 ऑक्सीजन ऑन द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड पे मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो मुझे यहाँ पे 15 ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं इसे सिंपली 15/2 कर दूंगा तो बैलेंस हो जाएगी। ये बात भी क्लियर है? यस। ओके अच्छा, एसटीपी पे मेजर की बात हो रही है, तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वाटर तो लिक्विड बन चुका होगा और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। तो इसका मतलब है कि मुझे जो रेशो लेना है वो पेंटानॉल का लेना है, और पेंटानॉल का मुझे गिवन क्या है? मास गिवन है, ठीक है ना? किससे? वॉल्यूम से। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अब देखें कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म हो रहे हैं। 5। तो इसका मतलब है कि 5 × 24 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। यस। अच्छा, इक्वेशन में इसका एक ही मोल है, तो हम सिंपली उसका एमआर कैलकुलेट करके लिख देंगे। कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16। तो जरा काउंट करके मुझे बताएं, 12 × 5 गिव्स मी 60, 60 + 12 72, 72, 78, 88। इसका मास 88 आ रहा है एमआर। यस। अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया कितना मास प्रोड्यूस हुआ है, 17.6। तो कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा? एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, आपका आंसर आ जाएगा। जी क्या आ रहा है आंसर? 24। एक मिनट। ओके, ये देखें, ये आपको नीचे वैल्यूज दी हुई है। उन्होंने बताया कि एसटीपी पे आप वॉल्यूम क्या लेंगे? 24 लेंगे, और अगर रूम कंडीशंस लिखी हुई है तो वॉल्यूम क्या लेंगे? 24 लेंगे। तो इट मींस मुझे वहां पे जो मैंने 6 × 24 किया था वो नहीं करूंगा, बल्कि मैं 6 × 22.4 करूंगा। ठीक है, सॉरी 6 नहीं, 5 टाइम्स। 5 मोल्स थे ना कार्बन डाइऑक्साइड के। यस। तो क्योंकि उन्होंने एसटीपी बोला है, और एसटीपी पे अभी हमने देखा है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है नीचे, उन्होंने कहा है कि 22.4 dm³। तो यहाँ पे मैं 22.4 dm³ 1 मोल का वॉल्यूम प्लेस करूंगा। तो अब मेरे ख्याल से आपका आंसर भी आएगा। अगर पहले 24 आ रहा था तो अब आएगा 22.4। यस। क्लियर है सबको?
Yes. A is सर the correct answer. वो ऑलरेडी गिवन नहीं है कि एसटीपी का वैसे ही 22.4 होता है। देखिए ये एसटीपी वाला जो है ना बिल्कुल 22.4 होता है, मगर ये अभी इंक्लूड किया है, वरना पहले तो नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं कि 1 मोल एट रूम टेम्परेचर 24 डीएम क्यूब ऑक्युपाई करता है एट आरटीपी, और 1 मोल जो है अगर 22.4 डीएम क्यूब कर रहा है तो वो एट एसटीपी होता है। ये दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर आरटीपी और एसटीपी आपने देखना है कि अगर आरटीपी का है तो 24 यूज करेंगे और अगर एसटीपी का है तो 22.4 यूज करेंगे। ये बात क्लियर है? सर क्या ये मेंशन होगा कि हमने एसटीपी यूज करना है? हाँ, ये देखिए ना, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है एसटीपी, तो इसका मतलब है आप एसटीपी वाले वॉल्यूम यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. जी, अच्छा जी, तो आज क्लास में यहीं तक रख रहा हूँ। कल इंशाल्लाह हम यही 11 o'clock पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और कल हम जो है इसके बाद नेक्स्ट फरवरी मार्च या जो भी पेपर हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। सही है? 3 करेंगे ना इसके बाद, जी, पेपर 1-3 करेंगे ना पेपर वेरिएंट। 1 की चेक करना है मुझे, अगर बिल्कुल सिमिलर नहीं हुआ किसी भी दोनों सर से नहीं, तो फिर हम सेम वो नहीं करेंगे। है, मेजर के लिए सेम होता है। अच्छा, बस सही है, फिर हम उसी को अटेम्प्ट करेंगे 1-3 को, ठीक है? ठीक है सर। चलें, ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।